ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का एक सेशन रखने के लिए रीजन ये भी था, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रेगुलरली अभी खैर क्लास अटेंड कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास अभी मिस कर चुके हैं, ठीक है, जो शायद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर अभी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, ट्यूशंस वगैरह जा रहे हैं या फिर और भी कुछ रीजन होगा उनका, ठीक है। और दूसरे आज ये भी है कि वे ये सेशन का रखने का रीजन कि मैंने जैसे अभी बहुत सारे बच्चों से कॉल पे बात करी, तो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सेशन रखना इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब आखिर के अब 2 ही दिन बचे हैं अपने पास, अगर ताकि आपको एक डेटा शेयर कर सको, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर सको कि फर्स्ट अटेम्प्ट देना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ठीक है, कि फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जिनका भी डाउट है। अच्छा, वो स्टार्ट करने से पहले पहले जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर चुके हैं, जिनका पूरा फॉर्म सबमिटेड है, तो वो चाहे तो लीव कर सकते हैं। अगर मान लो जिनका फॉर्म सबमिटेड है उनको कुछ डाउट हो तो पहले वो क्लियर कर लें। एनीवन कि जिन्होंने फॉर्म पूरा फिलअप कर दिया, सबमिट भी कर दिया, पेमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है और उनको कोई डाउट हो फॉर्म से रिलेटेड तो वो पूछ लो, अगर डाउट तो आप लीव कर सकते हो। हाँ अजय बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है किसी को फॉर्म रिगार्डिंग? कोई डाउट हो किसी को कि भाई सर हमने फॉर्म फिलअप अभी मतलब पेंडिंग चल रहा है, तक फिलअप कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फॉर्म एग्जाम फॉर्म रिलेटेड डाउट तो आप पूछ लो, अनम्यूट करके पूछ लो, अपने आप से पूछ लो। मैं हाँ बोलो सर। मैंने सर फॉर्म फिल किया था तो सर मुझसे ना कहे थे सर 5 टॉप सब्जेक्ट्स की सर जो परसेंटेज मांगते हैं। सर मेरे पास पीसीएम भी था। अच्छा अच्छा। और फिजिकल एजुकेशन भी था और इंग्लिश भी। तो सर हाँ मैंने ना बायो के मार्क्स हटा के फिजिकल एजुकेशन के दे दिए। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिजिकल उसके एजुकेशन भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं इसके डाउट में पड़ गई कि बायो अगर मेन सब्जेक्ट है तो मैंने बायो के नहीं दिए इसलिए। ना ना, आप तो वैसे भी जेई दे रहे हो ना, तो अपने फिजिकल एजुकेशन भी फिलअप किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ओके सर। हाँ हाँ निकी। सर मैंने दोनों सेशन का मतलब भर दिया था और पे भी किया था, बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है, अगर आपने दोनों सेशन का पे कर दिया है तो बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए एक्चुअली, दोनों सेशन ही फिलअप करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए उसका रीजन भी मैं समझूंगा, लेकिन अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। ओके सर। हाँ, फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत आई थी क्या आपको? नो सर। ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा, जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है या फिर जिनका फॉर्म कंप्लीटेड है तो वो चाहे तो लीव कर सकते हैं, अगर उन्हें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और अगर आपको सेशन अटेंड करना तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसमें से जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, सबसे पहले मैं उनके लिए सेशन रखता हूँ, और जिनका फॉर्म अभी पेंडिंग है या फिर मिड में है और उनको कोई डाउट आ रहा है कि सर इसमें क्या फिलअप करना है क्या नहीं फिलअप करना, तो वो अपने डाउट्स फिर एक एक करके अपन लेते रहेंगे, ठीक है। तो मेन जो मेरा टारगेट था सबसे पहले वो अपन कर लेते हैं, ये सब लोग भी सुन सकते हैं, ठीक है, जिसको सुनना है कि भाई पहला अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो देखो होता क्या है ना, जैसा कि बहुत बार खैर मैंने आपको समझाया क्लास में भी, कि जनरली आपको यूट्यूब पे अलग अलग तरह के वीडियो मिलेंगे, कोई बोलेगा कि ड्रॉपर्स वाले बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए, कोई बोलता है कि 12th वाले बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए, सेकंड छोड़ दो, या फिर कोई ऐसा भी बोलेगा प्रिपरेशन नहीं है तो फर्स्ट मत दो सेकंड दे दो, ठीक है। तो ये सब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, ठीक है। अब किसको मतलब सही माने किसको गलत माने, बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको डेटा के साथ चीजें कुछ शेयर करना चाहता हूं कि पहली चीज तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए सबको, कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो सबको ही देना चाहिए, मतलब ये बिना सोचे समझे आपको ये कॉल लेना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंडेटरी सबको देना चाहिए। इसके पीछे के बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजन है। देखो जेई खुद जब आपको 2 चांस दे रहा है कि आप फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों दो, तो दोनों में से जो बेस्ट होगा वो आपका काउंट होगा, राइट। आपका ऐसा नहीं कि चलो फर्स्ट में अगर मान लो एकदम डीप आ गया तो सेकंड में कुछ दिक्कत आएगी, नहीं। देखो पहला फायदा तो ये होता है कि आपको एक एग्जाम का एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है, कि किस तरह का एग्जाम होता है, क्या वहां पे स्क्रीन पे हमको करना रहता है, ठीक है। कोई गलतियां हो जाती कभी कभी कि मान लो अपन ज्यादा क्वेश्चन करके आ गए, कम ज्यादा नेगेटिव करके आ गए, तो ये सारी गलतियां फर्स्ट अटेम्प्ट में पता चल जाती है, उसको हम रेक्टिफाई सेकंड अटेम्प्ट में कर सकते हैं। तो पहला बेसिक तो ये रहता है कि आपको एग्जाम एनवायरनमेंट का पता चलता है कि वहां पे एग्जाम कैसा हो रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट का जो पेपर रहता है कंपेरेटिवली इजी रहता है हमेशा। इजी मतलब इजी नहीं बोलूंगा मैं, बेसिकली क्या होता है कि उसका कट ऑफ कम जाता है,
कट ऑफ कम का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं लास्ट ईयर का डेटा आपको बताऊं, तो जिन बच्चों के मान लो 140 मार्क्स पे, फॉर एग्जांपल 140 मार्क्स पे 94-95% आए, वही फर्स्ट अटेम्प्ट में, और सेकेंड अटेम्प्ट में वही कहीं ना कहीं 20 का इंक्रीजमेंट हो गया, तो वही 160 पे उनके 95% आ रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेकेंड अटेम्प्ट में आपका रिलेटिव कंपटीशन बढ़ भी जाएगा। तो जितने मार्क्स आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर करने, उससे सेकेंड अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं ज्यादा स्कोर करोगे तो सेम परसेंटाइल पे आओगे। ठीक है, तो कंपेरेटिवली कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो कंपटीशन होता है वो सेकेंड अटेम्प्ट में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट देना ये भी जरूरी है। अच्छा, जो मेन रीजन था बच्चों का कि सर हमारी अभी प्रिपरेशन ही नहीं हुई है, खास करके जो 12th के बच्चे रहते हैं या फिर जो ड्रॉपर्स के भी बच्चे रहते हैं, जिन्होंने ड्रॉप लिया, उनके पास अभी समय कम था। ठीक है, उन्होंने मान लो जो भी है अप्रैल मई में डिसाइड किया, फिर जून में डिसाइड किया कि हमको ड्रॉप लेके स्टार्ट करना तैयारी, और अगस्त में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्या हमारी प्रिपरेशन अभी अच्छे से हुई नहीं है। सेकेंडली जो 12th में बच्चे, उनके दिमाग में ये रहता है कि अभी तो बोर्ड्स भी आ जाएगा, प्रैक्टिकल भी, स्कूल में प्री बोर्ड भी है, तो अभी प्रिपरेशन तो इतनी अच्छी नहीं, मतलब क्या पेपर देके। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि फिर भी आपको पेपर देना, चाहे प्रिपरेशन कितनी भी कम क्यों ना हो, कैसी भी प्रिपरेशन क्यों हो, फिर भी आपको पेपर दे के आना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि आपका स्कोर थोड़ा कम भी रहा ना, तो भी आपका जो परसेंटाइल है सेकंड अटेम्प्ट के कंपैरिजन में अच्छा आएगा। ठीक है, और नो डाउट आप सेकंड अटेम्प्ट में और अच्छा इंप्रूव करके दे सकते हो, कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चे बहुत सी बार सेकंड अटेम्प्ट में भी इंप्रूव करते हैं, लेकिन बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उनका स्कोर काफी अच्छा आ जाता है कंपेरेटिव टू सेकंड अटेम्प्ट। तो जितना स्कोर आप फर्स्ट में करोगे, उससे कहीं ना कहीं आपको ज्यादा लाना पड़ेगा सेम परसेंटाइल के लिए। क्लियर है? हाँ, अब जो बच्चे जो ऐसा सोच रहे हैं फिलहाल के भी उनकी प्रिपरेशन कम है, या फिर हमें अब बहुत डीमोटिवेटेड है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि अभी तो बहुत सारा चैप्टर बाकी है, 11th तो पूरा ही बाकी है, 12th में भी कुछ ही हमको चैप्टर आते हैं, तो हमको फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि आपके लिए मैं एक ये रास्ता बताऊं, देखो अभी भी आपके पास 2 मंथ बाकी है। ठीक है, 2 मंथ मतलब दिसंबर का पूरा महीना बाकी है, जनवरी का भी लगभग महीना है। ठीक है, आपका एग्जाम 24 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो 2 मंथ का आपके पास टाइम पीरियड है। हाँ, 12th वालों का थोड़ा बहुत इसमें बीच में प्री बोर्ड्स भी आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके प्रैक्टिकल्स भी आएंगे जनवरी की स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इनको भी मैनेज करना है। हाँ, आपके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि प्री बोर्ड को एकदम इतना डीपली मत जाना कि एकदम टॉप ही करना है, तो बहुत दिन रात एक करके प्री बोर्ड के पीछे ही पड़ गए। ठीक है, जितना आपसे हो सकता है उतना ट्राई करना, बस मैं ये कह रहा हूँ ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करना प्री बोर्ड के चक्कर में, अपनी प्रिपरेशन को साइड बाय साइड चलाते रहना। ठीक है, प्री बोर्ड में जितना मार्क्स आना होगा आ जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन है उसी के बेसिस पे आप अपनी प्री बोर्ड देने चल जाना, क्योंकि ऑलरेडी आपके यहाँ पे भी 12th के टॉपिक कवर हुए, कहीं ना कहीं आपको बेसिक तो आता है, स्कूल में भी आप पढ़ के आए हो, तो कहीं ना कहीं अपने पेपर जैसे तैसे करके दे देना। और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना प्री बोर्ड के चक्कर में कि पूरे दिन सिर्फ प्री बोर्ड का एग्जाम का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पहला इंपॉर्टेंस, पहला प्रेफरेंस आपका ये है कि जनवरी का आपका ये पहला अटेम्प्ट अच्छे से जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरी क्लासेस भी छूट गई थी, मेरी प्रिपरेशन भी कम है, अब मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सही में प्रिपरेशन कम है, मुझे नहीं लगता कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको ये कर दूंगा कि आपको मैं कुछ प्रायोरिटी चैप्टर्स की लिस्ट दे दूंगा। ठीक है, कि प्रायोरिटी चैप्टर्स में आप कौन कौन से चैप्टर कर सकते हो तीनों सब्जेक्ट में, ताकि उसके कारण आपका एटलीस्ट इतना हो जाए कि आप कुछ डिसेंट स्कोर कर पाओ। ठीक है, और ज्यादातर इसमें मैं वेटेज रखूंगा 12th क्लास का। क्योंकि ऑलरेडी आप 12th क्लास का पढ़ रहे हो, तो 12th क्लास के कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक में अच्छे से कर लो, ताकि मेरा ये एटलीस्ट जनवरी अटेम्प्ट बहुत अच्छे से चला जाए। और 11th के थोड़े इजी टॉपिक जो मैं कर सकता हूँ, वो मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा प्रॉपर तीनों सब्जेक्ट की, कि आप एटलीस्ट इतना कर लो। ठीक है, अगर आप अभी भी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो, ट्यूशंस वगैरह जा रहे हो, या फिर आपने पिछले 1-2 महीने से क्लासेस मिस कर दिए, या फिर आपने कंप्लीटली पढ़ाई अपनी छोड़ भी दी है, तो अभी भी आपके पास एक चांस है कि अगले 2 महीने थोड़ा सा प्लानिंग के साथ ढंग से तीनों चीजों को मैनेज करते हुए, स्कूल को, प्री बोर्ड्स को और अपनी एग्जाम्स को मैनेज करते हुए अगर आप चलोगे, तो आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट देना ही चाहिए, नहीं तो लास्ट ईयर जैसे बहुत सारे बच्चे पछताए थे कि सर हमको दे देते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि अभी आप है ना अपने लेवल पे डिसीजन ले रहे हो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण। एक सेल्फ कह रहे हो कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है, नहीं देते, बल्कि आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपने ना किसी से कंसल्ट किया, ना किसी से सलाह मशवरा लिया है, बस यूट्यूब पे का तो वीडियो देख ली होगी, या फिर खुद से डिसीजन ले लिया होगा आपका कि मैंने अपनी तैयारी कम है, तो अभी अप्रैल में देखेगा क्या करना है। अप्रैल में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट को देना है, उसमें जो गलतियां होगी उनसे सीख के और अच्छा इंप्रूव करना है सेकंड अटेम्प्ट के। ठीक है, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट पहले यही है
कि चाहे कुछ भी हो, आप दोनों अटेम्प्ट के पेपर फिलअप करो अपने, ठीक है। 2 महीने में जितना आपसे पढ़ाई हो सकती है उतना बेसिक अपने पढ़ाई करने की कोशिश करो, बेसिक एनसीईआरटी लेवल करो, जितना भी लेवल बेसिक बेसिक कर सकते हो उतना लेवल करने की कोशिश करो, ठीक है। उसका आपका मिनिमम स्कोर तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इसके बाद एक दो चीजें और भी होती है, मैं अभी आप इस सेशन के बाद आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें पूरा डेटा दिया हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने परसेंटेज पोर्शन इजी था, कितने परसेंटेज पोर्शन टफ था। जैसे मान लो 2 बार में बताता हूँ, मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और ये सेकंड अटेम्प्ट है, मान लो, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप देखोगे कि अगर मैं मैथ्स की बात करूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लास्ट ईयर का डेटा बताऊं तो 32% जो पेपर था वो इजी पोर्शन आया था, इजी आया था, मतलब 32% पूरे पेपर का क्या था, इजी था। एंड वहीं पे ये सेकेंड अटेम्प्ट में वही परसेंटेज 27% हो गया, ठीक है। इस बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा होता है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में, तीनों में कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में इजी पोर्शन ज्यादा रहता है और सेकेंड अटेम्प्ट में इजी पोर्शन थोड़ा कम हो जाता है। अगेन कट ऑफ भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आपको सेकेंड अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपका उस परसेंटाइल पे आप आओगे, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट को बहुत सीरियसली दो, बहुत अच्छे से मेहनत करके दो। अपने जो आपकी स्कूल की प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, क्लासेस हैं, ठीक है, और ट्यूशंस हैं, इनको अब आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं चीजें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। कि आपके लिए अभी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। बोर्ड्स देखो, बोर्ड अपने अच्छे चले जाएंगे, बोर्ड्स के लिए इतना ज्यादा पैनिक मत हो, ठीक है। आपके पास जनवरी के बाद फरवरी का महीना रहेगा, दिन रात एक कर देना। और वैसे भी अगर आप 12th के लिए, जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, 12th के पोर्शन पे अगर मेजर फोकस करके तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड्स तो अपने आप प्रिपेयर होता ही जा रहा है। बोर्ड्स के लिए इतना ज्यादा डरना नहीं है, ठीक है। एक तो माहौल भी क्रिएट हो जाता है घर में भी, सब जगह की बोर्ड्स आ रहा है, बोर्ड्स आ रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, परसेंटेज कम आ गए तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। उसके कारण अपन क्या करते हैं, अपना पहला अटेम्प्ट तो बहुत से बार छोड़ ही देते हैं, बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो बस मैं यही करूंगा, इन चीजों को प्रायोरिटाइज करो, मैं ये नहीं कह रहा एकदम छोड़ दो, प्री बोर्ड भी देना ही है, ऑफकोर्स आपको प्रैक्टिकल भी देना है, लेकिन उसको इस तरह से दो ताकि आपकी प्रिपरेशन इफेक्ट ज्यादा ना हो, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जैसा कि मैं आपको बोला, मैं आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा उन बच्चों के लिए जिनको जो अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे, जिन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दी है, या फिर जिनको लग रहा है कि अब हमारे पास समय कम है, हम नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मैं कुछ चैप्टर्स की प्रायोरिटी लिस्ट बना दूंगा कि आप एटलीस्ट इतना इतना चैप्टर भी कर लोगे तो भी आपका काम हो जाए। लेकिन अगेन बार बार यही बोल रहा हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट को देना सब लोग, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट को छोड़ के मत जाना, फर्स्ट और सेकंड बेसिकली दोनों ही देना है आपको, ठीक है। किसी के कहने में नहीं आना है, क्योंकि मैंने लास्ट पिछले 7 साल 8 साल से जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत हर साल बच्चों से मिलता हूँ, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं देते कहीं ना कहीं बाद में जाके पछताते हैं, उनके साथ कोई ना कोई दिक्कत होती ही है। वो सेकंड अटेम्प्ट में कुछ मिस्टेक्स करके आ जाते, जो हो सकता था फर्स्ट अटेम्प्ट में दे देते तो शायद सेकंड अटेम्प्ट में ना होती, ठीक है। ओके, मैं यूं भी नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा होगा ही, सेकंड अटेम्प्ट में आपका मिस्टेक हो गई, लेकिन चांसेस थोड़े कम होंगे अपने पास, सेकंड अटेम्प्ट के लिए गलती कम करने के चांसेस भी कम रहेंगे, और अपने कहीं ना कहीं अपन कॉन्फिडेंटली सेकंड अटेम्प्ट देने जाएंगे। तो पहली चीज ये। एंड थर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन को टारगेट स्कोर रखना है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल कोई कैटेगरी के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, सारे बच्चों के लिए सेम, कि हमारा कुछ ना कुछ अच्छा टारगेट स्कोर हो, कि कैसे भी करके अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो अपने घर पे, ठीक है, और अभी भी अगले 2 महीने प्रिपरेशन करोगे दिन रात एक करके, तो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 150, ठीक है। कि 150 आपका टारगेट स्कोर हो जाए। 150 टारगेट स्कोर मतलब ऑन एन एवरेज, जैसे 150 को अगर अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 42 पॉइंट समथिंग, 42 है ना, है ना, ठीक है। इतने आएगा, कितना आएगा, हाँ समथिंग, मतलब बेसिकली क्या होगा, 40 क्वेश्चन है ना, 42 to 45 क्वेश्चन मान लेते चलो, ठीक है। क्लियर है, सॉरी 38 समथिंग, है ना। देखो अभी दिमाग में नहीं चल रहा रात के टाइम, ठीक है। तो लगभग 40 अप्रोक्सीमेटली अपन 40 अज्यूम कर लेते हैं, 160 के अप्रोक्सीमेटली मार्क्स, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन अगर आपको टारगेट रखना है कि 40 क्वेश्चन मुझे वहां पे सही करके आने हैं, या फिर 40 क्वेश्चन का 35 से 40 क्वेश्चन का मुझे टारगेट रखना है कि इस रेंज में मेरे क्वेश्चन सही हो जाए। अब इतने का टारगेट है तो कहीं ना कहीं आपको लगभग 45 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन मतलब बेसिकली 15-15 का टारगेट अगर अपन लेके चले तीनों सब्जेक्ट में। अब देखो कभी कभी क्या होता है, लास्ट ईयर जैसे मैं बताऊं 2023 का डेटा अगर अपन देखें तो उसमें मैथ्स काफी टफ आया था, फिजिक्स बहुत ज्यादा इजी आ गया था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, फिजिक्स बहुत ज्यादा इजी आ गया था, कि इसका मतलब ये था कि उसका लेवल जो था वो एनसीईआरटी लेवल था।
तो कहीं ना कहीं बच्चों ने लगभग 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करके आए, और मैथ्स में कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ था तो उन्होंने 7-8 क्वेश्चन करे। अब इस साल क्या होगा हमें पता नहीं है, ठीक है, इस साल हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कौन टफ आएगा कौन इजी आएगा ये हमें नहीं पता, इसलिए आपको तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से, मतलब बेसिकली ऐसा कोई मत करना कि एकदम फिजिक्स ज्यादा पढ़ लो, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ी, मैथ्स थोड़ी पढ़ी। मेरा फिजिक्स मुझे ज्यादा अच्छा लगता तो मैंने फिजिक्स ज्यादा पढ़ ली, मैथ्स और केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा पढ़ा, ऐसा मत करना। तीनों को बराबर पढ़ना, ताकि जो भी टफ आए जो भी इजी है वो वहां पे डिसीजन लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री टफ आया तो कोशिश करना 6 क्वेश्चन कर लो, फिजिक्स मैथ्स बहुत ज्यादा इजी है तो कोशिश करना 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओ, ठीक है। फिजिक्स ज्यादा मॉडरेट आए तो कोशिश करना 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो अगर आप मान लो 150 तक भी पहुंच जाते तो आपका 97, 96 परसेंटाइल, 98%, मतलब 97-6% के ऊपर आ ही जाएगा जनरल कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। तो यही है आपका कि आपको कैसे भी करके कुछ कोशिश करना है कि मतलब देखो मिनिमम, ये तो आपका ये फाइनल टारगेट है, इतना तो आपको जाना ही है, और मिनिमम टारगेट ये रखना है आपको कि अगर मान लो मेरी प्रिपरेशन कम है और मेरे को अभी सिर्फ 2 महीने ही है, ठीक है, और अब मैं इन 2 महीनों में क्या करूं कैसे नहीं करूं, तो कम से कम आपको इतना टारगेट रखना है कि आप एटलीस्ट 7 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में अटेम्प्ट करके आए। मतलब मैं बेसिकली ओवरऑल टोटल बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हो सकता है मैथ्स में आप 10 कर लो, केमिस्ट्री में 5 कर लो, फिजिक्स में 6 कर लो, ये कहीं ना कहीं वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे आप कर सकते हो। तो टारगेट मिनिमम 21 क्वेश्चन का टारगेट रखना है कि कम से कम मेरे को टारगेट करके 21 क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। टोटल आउट ऑफ कितने 75 क्वेश्चन, है ना, कितने क्वेश्चन होते हैं सर 90 होते 75 करने होते हैं। हाँ 90 होते हैं, लेकिन अपन काउंट तो 75 होते हैं, हाँ है ना, 5 तो ऑप्शनल है, ठीक है। तो उन 75 में से मेरे को कहीं ना कहीं 20 और 21 क्वेश्चन का टारगेट अगर मैं रख लूंगा तो मेरा काम हो जाए। तो बस यही था मेन, कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट देना ही है। जो बच्चे अभी भी ये सोच रहे कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बहुत सारे डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करके बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं एक एक चीज में डिटेल में जाऊंगा इतना हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, कि हम एक एक चीज, बस आप ये रखो कि भाई भरोसा करके रखो कि सर अगर कुछ बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल रहे हो। और अब ये हाई टाइम आ गया, चाहे जो बच्चा ड्रॉपर में हो, जो बच्चा 12th में हो, जो प्रिपरेशन कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, ठीक है, जो जिसको जो जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला है उसको अब अपना टाइम बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, ठीक है। आने वाले समय में जो जो भी चीजें आपकी ऑलरेडी हो चुकी है उनको अच्छे से करना है, पेपर्स जो आ रहे हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट करो, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, 2022 का पेपर टफ था नो डाउट, ठीक है। तो उसमें अगर आप जेई के 2022 के पीवाईक्यू करते हो मैथ्स के, और आपसे मान लो क्वेश्चन अगर नहीं होते हैं तो उनको देख के जज मत कर लेना खुद को कि मेरे से जेई नहीं हो पाएगा, ठीक है। 22-23 का पेपर रिलेटिवली मैथ्स का टफ आया था, ठीक है। तो उसमें आपको, ठीक है, उन क्वेश्चन को एज ए इलस्ट्रेशन सोचना है कि हाँ चलो ये क्वेश्चन है, इनको मैं अटेम्प्ट करके सीखने जैसा रखना कि हाँ मुझे इन क्वेश्चन को करके कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। वहां पे जजमेंट लगाने मत बैठ जाना कि अगर ये जेई के पीवाई मुझसे अभी नहीं हो रहे तो अभी वहां जाके भी नहीं होंगे। आपको मैंने बहुत सी बार बताया, अपन जब क्लास में भी इलस्ट्रेशन लेते हैं, जब भी जनरली 2000 पिछले क्वेश्चन की इलस्ट्रेशन, बहुत से क्वेश्चन इजी भी आते हैं, है ना। जो क्वेश्चन लगते हैं यार ये जेई का क्वेश्चन आ गया, अपन को खुद को डाउट होता है कि यार जेई में इतना क्वेश्चन इजी कैसे पूछते हैं, वो ऐसा नहीं है। उनका हमेशा क्राइटेरिया रहता है कि कभी भी वो पूरा पेपर टफ बनाएंगे ही नहीं, कुछ पोर्शन इजी रहेगा, मीडियम रहेगा, हार्ड रहेगा, बार बार आपको यही समझाता हूँ, ठीक है। उसमें आपको इजी को पिकअप करके आना है, वो किस चैप्टर से आता है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है, लेकिन आपको पिकअप करके उन इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो टारगेट स्कोर सबके लिए मैंने यही रखा कि अगर आप 150, 140, 150 तक चले जाओगे तो आपको बहुत अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन कम है, जिन्होंने अभी तक मतलब बीच में छोड़ दी थी, अब आगे आने वाले 2 महीने में अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तो उनके लिए कम से कम ये टारगेट रहेगा कि आप 100 स्कोर तक जाओ, 120 स्कोर तक जाओ। 120 तक भी चल जाते हो तो भी बहुत बड़ी बात है। 30 क्वेश्चन नहीं तो 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आओ, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट देना जरूर, क्लियर है, छोड़ के मत आना, ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट अटेम्प्ट का। हाँ, अब आपको कोई डाउट हो फॉर्म रिलेटेड कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है और उसमें कोई एरर आ रहा है या फिर आपको लग रहा हो कि सर इसमें हमें ये दिक्कत आ रही है, तो वो आप पूछ सकते हो एक एक करके, ठीक है। किसी को फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रही है या फिर कुछ डाउट आ रहा हो, ठीक है, तो पूछ लो जल्दी से। एनीवन? हाँ सर पूछो। जो आपने लिस्ट भेजी थी हम्म। ग्रुप पे, उसमें नाम, मतलब उसमें क्या करना था? नहीं बस नहीं, नाम वो ही लिस्ट वो थी जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया था। एक्चुअली मैं आज दिन भर अच्छा। यही बैठ के देख रहा था कि किन 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 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, किन किन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिलअप किया। तो वो जो लिस्ट मैंने भेजी थी वो उन बच्चों की थी जिनका डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं था या फिर जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया। तो वो लिस्ट मैंने इसलिए दी थी कि अगर उसमें आपका नाम है
तो तो आप उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ उसमें डाल दो, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो। ठीक है, अगर आपका नाम नहीं, मतलब आपका डेटा होगा आपका उसमें, अगर आपका नाम नहीं है इसका मतलब आपका डेटा यहाँ पे आ चुका है। हाँ वो तो लोकेश सर को उसी टाइम दीजिए। ठीक है ठीक है। हाँ, और कोई, एनीवन एल्स? सर जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें एक आता है कि लॉगिन और आइडेंटिफिकेशन फॉर द सबमिशन ऑफ जेईई एग्जाम, तो उसमें हमें आधार कार्ड से एनरोल करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसमें क्या आता है? मतलब सर एक मिनट बताती हूँ। हम्म, इसमें तो आता है डिजी लॉकर अकाउंट, और ऐसा है कुछ कि पैन कार्ड से एनरोल करना है या फिर आधार कार्ड से एनरोल करना है, तो एनरोलमेंट हम आधार कार्ड से ही करेंगे ना? हाँ, किसी से भी कर दो जिससे अगर हो पा रहा है। उन्होंने अगर 2 ऑप्शन दिए हैं इस बार, डिजिटल लॉकर से भी करने को दिया है या फिर जिससे भी हो पा रहा है। बाकी लोगों ने किससे किया है, कोई बता सकता है इस साल? सर आधार से किया था। आधार से हो सर गया था। डिजिलॉकर से भी कर दिया और आधार दोनों से कर दिया। हाँ, किसी से भी कर दो, मतलब कोई ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना, सर हो जाता है ना डिजी उसमें। हाँ, बोलो बोलो। लॉकर क्या है? ये एक्चुअली डिजिटली आपका डेटा जो गवर्नमेंट के पास रहता है ना, उसमें शायद ओटीपी वगैरह आता होगा, ऐसा ही है ना कुछ? सर वो मार्कशीट वगैरह जो है ना, जेई मेंस के जो भी रिजल्ट होंगे वो आपका एक हाँ। अकाउंट पर्सनली बना देगी और उसके अंदर स्टोर हो जाता है, क्लास अच्छा। 12 वगैरह, जेई मेंस वगैरह। ठीक है ठीक है ठीक। बाकी अगर जो, मतलब आप दोनों से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आधार से भी करोगे तो भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ओके सर। हम्म। हाँ हाँ, आकांक्षा बोलो। सर एक्चुअली जब मैंने फॉर्म फिलअप किया तो मुझे एप्लीकेशन नंबर मिल गया था मेरा। जब मैंने एप्लीकेशन नंबर डाल रही हूँ ना उसमें, तो समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। पासवर्ड भी ठीक है, सब ठीक है, बट बार बार समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है और वो कैंसिल हो रहा है। तो या तो एक आधा डिजिट मिसिंग हुआ या स्पेस स्पेस तो नहीं हो गया? आप कॉपी पेस्ट करके डाल रहे हो क्या? नहीं सर, मैंने इसे कॉपी पेस्ट करके भी डाला था पहले, बट फिर डिजिट टू डिजिट भी डाला तो तब भी नहीं हो रहा। बहुत बार ट्राई कर लिया मैंने, बार बार समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, हो ही नहीं रहा। तो नेटवर्क इशू में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं तो वापस से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो क्या? आपने पेमेंट वगैरह सब कर दिया था क्या? नहीं, पेमेंट वगैरह तो जैसे 3 स्टेप्स होते हैं ना, हाँ 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 हाँ। अभी सिर्फ मेरा पहला स्टेप हुआ था। अच्छा 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 अच्छा। तो दूसरे स्टेप पे आने के बाद ही वो समथिंग वेंट एक बार रॉन्ग आ रहा ट्राई है और करना कि उसके दूसरे बाद हो नहीं रहा। किसी और ब्राउजर में ओपन करके एक बार ट्राई करना। जैसे अगर आप जिस ब्राउजर में पहले ओपन कर रहे थे ना, किसी और ब्राउजर में ओपन करना या फिर किसी और मोबाइल से लॉगिन करने का ट्राई करना। ओके सर। हाँ, ओके। एनीवन एल्स, और कोई डाउट किसी को? मतलब फॉर्म रिलेटेड या फिर और कोई आपका पर्सनल कोई डाउट हो, क्लासेस रिलेटेड या फिर कुछ और, कुछ भी अगर पूछना हो तो पूछ लो। सर जैसे हम जनवरी का जो अटेम्प्ट देंगे, क्या हाँ, हमें अप्रैल के लिए अभी फॉर्म फिल करना होगा या फिर अप्रैल में नया फॉर्म निकलेगा? दोनों ऑप्शन आते हैं। आप चाहो तो अभी से दोनों अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, दोनों का पेमेंट कर सकते हो। जो बच्चे अभी नहीं कर पाते उनके लिए वापस से विंडो ओपन होती है फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। ओके सर। अच्छा, बाकी लोग जिसने फॉर्म फिलअप किया उसमें दोनों आ रहे हैं ना अटेम्प्ट फिलअप करने के लिए, कि एक ही आ रहा है? सर दोनों भी कर मैंने दोनों कर हाँ, दिया। दोनों के कर सकते हो। पेमेंट अभी से वो दोनों का लेंगे ना फिर वो। यस सर। ओके ओके, तो दोनों को ही कर देना, सही रहेगा। हाँ, ईडब्ल्यूएस का फिल कर दिया था, पर क्या, एक सेकंड में पूछ लूँ। हाँ देखो, ईडब्ल्यूएस तो मैं जनरल कैटेगरी के जो भी बच्चे हो उनको मैं यही बोलूंगा कि वो अपना, पहले भी बोला था मैंने कि ईडब्ल्यूएस का लिए अप्लाई कर दो। ठीक है कि, और बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, और मैं आपको एक चैट बॉक्स में एक नंबर भी डाल देता हूँ प्रातिक सर के। तो अगर इनकेस किसी को फॉर्म ईडब्ल्यूएस में दिक्कत आती है कि ईडब्ल्यूएस का फॉर्म कैसे भरना है, क्या नहीं भरना है, तो वो उनसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, लेकिन अगर आपका अगर फैमिली इनकम लो है, सबको सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो आप लोग ईडब्ल्यूएस का फॉर्म जरूर फिलअप कर देना। तो इन सर का मैं नंबर दे रहा हूँ, तो इनको आप टेक्स्ट मैसेज कर देना कि सर मुझे ईडब्ल्यूएस या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो एक मिनट आपको सर 99। फॉर्म भरते वक्त लगाना पड़ता है क्या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट? वो आप देखो ना इस बार डॉक्यूमेंट्स में मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? नो सर, नहीं मांग रहे। नहीं मांग रहे? नो सर, इस बार नहीं मांगा, एससी का भी नहीं मांगा। स्क्रीनिंग के समय शायद देना पड़ेगा। अच्छा हाँ, वो जब आप फिर आपकी काउंसलिंग होगी जब, तब मांगेंगे।
तो फिर अभी अगर आपको लग रहा है कि आपका फॉर्म ईडब्ल्यूएस का बन जाएगा, सर्टिफिकेट भले ही अभी बना नहीं है, तो फिर आप उसमें ऑप्शन टिक कर देना ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। तो मैंने आपको नंबर दिया है, जिसको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो इस नंबर पे सर को टेक्स्ट कर देना, ठीक है। हाँ, अगर जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाता, ऑफ कोर्स देखो दोनों जो होता है ना, जैसे रचित ने आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दोनों में यही होता है कि आप दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होता है वो काउंट होता है, ठीक है। हाँ, सिर्फ 12 का पोर्शन दोगे, देखो अगर मैं बात करूं 11 to 12 का, तो जनरली एक एवरेज बात करूं हर साल का देखते हुए, तो 12 का जनरली 55 to 50% रहता है, 55 मान सकते हो, और 11 का 45% रहता है वेटेज, एवरेज बता रहा हूँ तीनों सब्जेक्ट में। और कोई डाउट? सर एक चीज पूछनी थी। तो जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे जो चैप्टर्स अच्छे हैं तो उन्हें और पॉलिश करना है, या जो चैप्टर्स हमने बहुत थोड़े वीक चल रहे हैं उन्हें देखना है, मतलब उन्हें पीवाईक्यूज के थ्रू देखना है कि क्या सॉल्व करें? देखो एक सबसे सही तो यही रहता है कि सबसे पहले तो आप ना अपने जो तीनों सब्जेक्ट में पहला ट्राई ये करो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चैप्टर की आ जाए, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट तीनों सारे सब्जेक्ट के सब चैप्टर का। फिर अगर आपके कुछ चैप्टर्स अच्छे हैं, अगर आपके पास टाइम लिमिट है कि अभी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप उन चैप्टर पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डीप जाके लिए पढ़ना है, हाँ उन पे आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो मेंस लेवल पे। अभी फिलहाल जनवरी अटेम्प्ट के लिए मेंस लेवल के बेसिस पे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे लेवल की। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम मत दे देना, पता चले कि आपका करंट सिलेबस भी पीछे हो गया। पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि मेंस में जो सिलेबस है उस सिलेबस के बेसिस पे मैं सारे चैप्टर का बेसिक सारा कर लूं, फिर जो चैप्टर मेरे थोड़े स्ट्रॉन्ग है उनको थोड़ा सा मैं स्ट्रॉन्ग और बना लूं, ठीक है। बाकी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट आपको ये सब याद होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपके रेडी होने मतलब बनने चाहिए टाइमली, मतलब जो भी है आप जितना बनाओ, बस जो भी करो ऐसा करना कि समय की बर्बादी ना हो कहीं पे। ओके सर। हाँ, और कोई डाउट किसी को? सर एससी वालों को भी ईडब्ल्यूएस को बनाना जरूरी है? ना ईडब्ल्यूएस तो सिर्फ जनरल वालों के लिए रहता है, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस रहता है। बाकी तो जो एससी उनके लिए कोई फॉर्म उनको नहीं बनाना, उनको खुद का बस सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, सिलेबस आप लोग अपना जो भी है लेटेस्ट सिलेबस उसको प्रिंट आउट करके निकाल लेना। हाँ बोलो सर, अगर ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, अगर आपने जनरल के लिए अप्लाई किया तो फिर आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया तो फिर आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा बाद में। ठीक है सर। हम्म। सर जैसे मेरी जनरल कैटेगरी है बट मेरे पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे होगा? फिर आपको बनवाना पड़ेगा, नया अप्लाई करना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। अगर आपकी फैमिली इनकम लो है, जो शो आप करिए टैक्स वगैरह में आपके लो फैमिली इनकम अगर आपने शो कर रखी तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको चैट बॉक्स में नंबर भी डाला हुआ है अभी, वो नंबर सेव कर लो, उन सर से पूछ लेना कि सर मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। सर फैमिली इनकम में पूरी फैमिली की इनकम देखी जाती है, सिर्फ पेरेंट्स की? पेरेंट्स की। ठीक है सर। सर जैसे सिलेबस मेरे पास 2022 का है तो 23 का दोबारा निकलवाना है या कोई चेंज होगा क्या उसके अंदर? क्या कह रहे हो? सिलेबस जैसे सिलेबस है मेरे पास तो इस साल में कुछ ज्यादा मेजर चेंज है क्या? बहुत चेंजेस है। बहुत ज्यादा चेंजेस है, बहुत सारे टॉपिक डिलीट हुए, बताया तो था। हाँ, पुराने सिलेबस के हिसाब से मत चले जाना, नया सिलेबस डाउनलोड करो। ईडब्ल्यूएस का कोटा होता है एक्चुअली। ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ये होता है कि उसका कहीं ना कहीं जो आपका कट ऑफ निकलता है वो थोड़ा कम निकलता है, ठीक है। तो आपको थोड़े से कम स्कोर पे भी आपको सीट्स मिल जाती है। ईडब्ल्यूएस इज इक्विवेलेंट टू ओबीसी टाइप, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो आपको क्या होता है, जनरल वाले जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लोग जिनका फैमिली इनकम कम है, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा कोटा मिल जाता है, लो स्कोर पे भी कॉलेज मिल जाता है।
मतलब एकदम लो स्कोर पे भी नहीं, थोड़े से कम लो स्कोर पे। सर 75 नहीं 75 नहीं होता, ये विवेक गलत बता रहे हो आप डेटा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं मेंस की, तो जैसे मान लो जनरल का अगर आप कट ऑफ जा रहा है 90% तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 85 या 86 80 इस तरह से जाएगा, 84। ठीक है, 15% ही कम नहीं होता। हाँ सर जैसे मेंस वाले अटेम्प्ट हमने कैटेगरी में जर्नल फिल कर दिया, बट अगर अप्रैल वाले में हम जर्नल ईडब्ल्यूएस फिल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? हाँ, फिर आप वो दिक्कत आएगी ना, तो इसलिए आप अभी टाइम है तो अभी पता कर लो कि आपका अगर सर्टिफिकेट बन जाता है तो फिर आप जब एडिट विंडो ओपन होगा तो वहां पे एडिट कर देना कैटेगरी को। ठीक है सर। हाँ, पहले पता कर लो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे एग्जाम में जेईई मेंस में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं और आईआईटी के अंदर एक अच्छी ब्रांच पाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? देखो है ना, ये बहुत वेरी करता है डेटा। आईआईटी अभी बहुत सारे नए बन गए, आईआईटी पुराने भी हैं। तो पुराने आईआईटी में कोर ब्रांच चाहिए हो तो आपको रैंक 20,000 के अंदर लानी पड़ेगी, ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, और दूसरी चीज नए आईआईटी में फिर धीरे धीरे क्या होता है, स्कोर का रैंक का वेरी करता रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको देखो, आप लोग दिल्ली के हो तो आपको एक प्रेफरेंस ये भी मिलता है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हो डीटीयू वगैरह में इस स्कोर के बेसिस पे भी, और एक और जो आपका एग्जाम होता है उस स्कोर के बेसिस पे भी। ठीक है, डीटीयू वगैरह के कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ये रहता है कि कहीं ना कहीं अगर आईआईटी चाहिए एनआईटी चाहिए, उसमें बहुत वेरी करता है। ब्रांचेस अगर कुछ कुछ ऐसी होती है जो थोड़ी लो ब्रांचेस होती है, लेकिन अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको कम स्कोर पे भी मिल जाता है। ठीक है, बस मैं तो यही बोलूंगा कि मिनिमम आपको कोशिश करना है कैसे भी करके 90 परसेंटाइल या 92 परसेंटाइल तो ऊपर लाना ही है। उससे ज्यादा जितना है उतना फायदा। सर एडवांस के लिए क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे फिर? 90 परसेंटाइल ऊपर चाहिए सबको। मतलब हाँ, 90 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 80 प्लस या 90 नंबर भी लेके आ गए तो हो जाएगा, 80 या 90 नंबर। ठीक है, अगर 18 मार्क्स मतलब 20 क्वेश्चन, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में अगर आपने सही सॉल्व करके आ गए तो आपका एडवांस का वो निकल जाएगा कट ऑफ। ठीक है, तो वही है 90 परसेंटाइल के, जैसे मैंने आपको बताया था ना 85 90 मार्क्स के ऊपर आपको स्कोर करना है। सर हाँ, जेईई और सीयूईटी दोनों दे सकते हैं? बिल्कुल, जेई क्या? जेईई और सीयूईटी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो जेई, जो बच्चे जेई का फॉर्म फिलअप करते हैं वो बाकी कोई भी एग्जाम देते हैं। बहुत सारे एग्जाम होते हैं आपके, एनडीए के एग्जाम होती है, सीयूईटी के एग्जाम होती है। इसके अलावा एक मिनट रुको, इसके अलावा भी और भी जो एग्जाम्स होती है और वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, और आपको देना भी एक्चुअली होता है। देखो जेई प्रिपरेशन करने का फायदा यही होता है कि जेई की प्रिपरेशन करने से बाकी जितने भी एग्जाम्स है उनका सिलेबस अपने आप कवर हो जाता है। ठीक है, तो आप वो एग्जाम्स को भी अटेम्प्ट करके अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। हाँ बोलो। सर मैंने ये चीज सोचा था कि जैसे जेई में ना कम मार्क्स भी रहते हैं, तो डिफेंस में जाने के लिए ना टेक्निकल एंट्री स्कीम रहती है। जैसे एनडीए में हमें रिटर्न देना रहता है, तो टीईएस में ना हमें बिना रिटर्न के डायरेक्ट एसएसबी का चांस मिलता है, तो ये कर सकते थे? एक मिनट वापस बोलना, क्या बोल रहे थे आप वापस? एक बार पूछना। सर जैसे डिफेंस में जाने के लिए एनडीए एग्जाम होता है, एनडीए वाला, तो उसमें हमें रिटर्न देना रहता है। बट हाँ सर हाँ हम बिना रिटर्न दिए भी ना जेई के मार्क्स के थ्रू वो टेक्निकल एंट्री स्कीम से डायरेक्ट एसएसबी दे हाँ सकते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हो गया है। जेई का स्कोर बहुत सी एग्जाम्स के लिए वैलिड हो गया, तो अगर आपको एनडीए का नहीं भी देना तो जेई के स्कोर के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। जेई क्रैश कोर्स वाला लिंक ओपन नहीं हो रहा है? अच्छा, एक बार वापस ट्राई करना, होना चाहिए ओपन। मैंने एक बार आपको जेई क्रैश कोर्स की शीट शेयर करी थी, वो ओपन हो रही थी? ग्रुप में शीट शेयर करी थी, आज और ट्राई करना एक सर बार। वो जो बच्चों की लिस्ट थी जो। नहीं बच्चों की नहीं, जिसमें सारा मटेरियल कोर्स प्लानर और ये सब था। रुको मैं वापस शेयर कर रहा हूँ अभी चैट बॉक्स में, अभी एक बार ट्राई करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अभी भी नहीं होता तो फिर मुझे बताना। बाकी तो मैंने वो सबके लिए ओपन कर रखी थी। एडिट आप नहीं कर पाओगे, लेकिन
सर आप वो इम्पोर्टेंट वाला बता दो ना, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसके लिए मैं एक प्रॉपर एक ना पूरा बनाऊंगा डेटा, और वो मैं आपके ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा कि आप हाई प्रायोरिटी के लिए तीनों सब्जेक्ट में अभी कौन सा करना चाहिए। सर मैंने जेई की प्रेपरेशन की थी अवंती क्लासेस से, बट बीच में मुझे टाइफाइड हो गया था, तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने बीच की बहुत सारी क्लासेस मिस की हैं। 1 मंथ से मतलब मैंने कुछ भी ढंग से स्टडी वगैरह नहीं किया है, तो अभी मतलब कैसे प्रिपरेशन करें, थोड़ा आइडिया दे दीजिए। हाँ देखो, अभी करंटली क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है, ठीक है, और अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप उसमें लाइव क्लासेस अटेंड करो। आप कोई ग्रुप में एडेड हो? सर वो कैटलिस्ट वाला जो ग्रुप है ना सर, उसमें एडिट हूँ। अच्छा, उसमें एडेड हो गए, ठीक है। तो उसमें तो खैर अभी लिंक्स तो नहीं जाती होगी लाइव क्लास की, तो मैंने आपको अभी खैर एक गूगल शीट की लिंक शेयर करी है, मतलब चैट बॉक्स में। उसको देखो ओपन करके, उसमें उसी में आपको टाइम टेबल और क्लास लिंक भी मिल जाएगी। अगर आपसे हो पाए तो लाइव क्लासेस अटेंड करो। लाइव नहीं कर सकते हो तो जो रिकॉर्डिंग्स आती है यूट्यूब पे, जैसे जैसे वो अपलोड होती जाती है, उन रिकॉर्डिंग्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं अभी आपको ये भी दे दूंगा कि ग्रुप में कि कौन से हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, एटलीस्ट उनको उन चैप्टर्स को आप पहले अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। मतलब उनके आप वीडियो से समझ लो, जो ऑलरेडी जो हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग से पढ़ लो। सर और जो लिंक ओपन नहीं हो पा रही है। एक बार और ट्राई करो, देखो अभी मैंने चैट बॉक्स में डाला है, क्योंकि ओपन तो हो रही है लिंक, मैंने ओपन ही रख रखी है उसको। सर हो रही है ओपन। हाँ, ओपन तो हो रही है, तो आप अपने ब्राउजर्स को चेक करो या फिर किसी और मोबाइल से चेक करो। अभी मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाली, इसको कॉपी पेस्ट करके किसी और मोबाइल में ओपन करके देखना है, ब्राउजर चेंज करना, लैपटॉप में ओपन करके देखना। और कोई डाउट किसी को? सर एक ना मन में मेरे सवाल था, जैसे जेई में 3 डिजिट रैंक पाने के लिए मतलब कितनी हमें स्कोर चाहिए होता है, कितना स्कोर से ऊपर चले जाएगा तो एक अच्छी डिसेंट रैंक आ जाएगी 3 डिजिट? उसके लिए 99 परसेंटाइल चाहिए का मतलब आपको लगभग 180 ऊपर प्लस लाना पड़ेगा मार्क, 180 प्लस, 180 आउट ऑफ 190। 3? हाँ, आउट ऑफ 300। तो आप टॉप 1000 रैंक के अंदर आ सकते हो। और फिर उसके बाद इस पे भी नहीं, फिर एडवांस पे भी थोड़ा डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। ये तो मेंस का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद एडवांस में भी आपको उसके हिसाब से, मतलब एडवांस में इतने ज्यादा मार्क्स नहीं लाने रहते, लेकिन पेपर टफ होता है, लेकिन प्रॉपरली अटेम्प्ट करना रहता है। ओके सर, अगर ये नॉर्मल 3 डिजिट रैंक के लिए है, फिर तो सीएस ब्रांच के लिए और भी ज्यादा रहेगा। क्या? सर सीएच ब्रांच के लिए तो और भी ज्यादा रहेगा, जैसे जो अच्छे हाँ आईआईटी बिल्कुल हैं, ओल्ड बिल्कुल, फिर आईआईटी। तो वही बता रहा हूँ ना, अगर आपको आईआईटी में जाना है, टॉप ब्रांचेस चाहिए, तो 180 190 200 स्कोर तक जाना पड़ेगा। ओके सर। सर तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, या जो हम अभी कर रहे हैं यही काफी है? देखो, अभी पहला टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे भी करके मेंस का पहला अटेम्प्ट अच्छे से चला जाए, और उसमें मिनिमम 90-95 परसेंटाइल ऊपर आ जाए, ठीक है। 90 to 95 परसेंटाइल का अगर आपका टारगेट कवर हो गया, उसके बाद जब आप सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी करो, तो आप सेकेंड अटेम्प्ट के बाद जनवरी के बाद अपना एडवांस की थोड़ी थोड़ी साइड बाय साइड प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एडवांस की प्रिपरेशन करते करते फिर अप्रैल अटेम्प्ट में और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो, और फिर फाइनली जाके एडवांस की तैयारी अच्छे से करनी। और ये सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं। अभी आपको सबको जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट का टारगेट दिया गया कि आपको जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से सुधारना है। उसके बाद फिर आपके लिए वापस से सेकंड अटेम्प्ट का लिए वापस से क्रैश कोर्स होगा, जिसमें वन शॉट, जैसे लास्ट ईयर भी कराया था, वन शॉट होता है। वन शॉट मतलब एक या दो लेक्चर में पूरा चैप्टर को क्वेश्चंस के थ्रू समझाया जाता है सेकंड अटेम्प्ट के लिए। वो कंप्लीट होने के बाद फिर 50 डेज का जेई एडवांस का क्रैश कोर्स लॉन्च होता है। क्रैश कोर्स में आपको प्रॉपर क्वेश्चंस कराया जाता है कि किस तरह से जेई एडवांस के क्वेश्चंस आपके आते हैं और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो हर चीज होती है स्टेप बाय स्टेप। अभी आपका पहला, आगे का इतना ज्यादा नहीं सोचना, पहला टारगेट यही है कि जनवरी में जो आने वाला अटेम्प्ट है उसके लिए सारा सिलेबस जितना हो सके उतना बेसिक लेवल पे हो जाए, और उसमें हमको टारगेट ये करना है कि जितना अच्छा स्कोर हम कर सके उतना स्कोर करें। फिर आगे और टाइम मिलेगा अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए। देखो, ड्रॉपर्स बच्चे जो विवेक आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, टारगेट ऐसा नहीं है। देखो, दोनों ही अटेम्प्ट हमको देने। फर्स्ट अटेम्प्ट तक जितना आपसे हो पा रहा है उतनी आप कोशिश करके फर्स्ट अटेम्प्ट को जितना स्कोर कर सकते हो स्कोर करो।
फिर जो चीजें रह गई है, फिर जो चीजें नहीं हो पाई हो, फिर उनको सेकेंड अटेम्प्ट में करके इम्प्रूव करने की कोशिश करो, लेकिन अटेम्प्ट दोनों देना है। ऐसा गलती मत करना वापिस से वही कि भाई आप सिर्फ एक अटेम्प्ट दे रहे हो, ठीक है। सर ये जो लिंक आपने भेजी है वो क्रैश कोर्स की है? हाँ ये क्रैश कोर्स की। हाँ सर इसमें ना मार्क्स बता रहे हैं, मतलब प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स दे रखे हैं, बट समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। वो आप उसको आराम से शांति से घर पे ओपन करना, वो पहला टैब है। उसके बाद आप देखोगे उसमें फिजिक्स का भी टैब है, केमिस्ट्री का भी है, मैथ्स का भी है, टेस्टिंग प्लानर है, मॉड्यूल है, सारे टैब बने हुए हैं। वो पहला जो टैब है उसमें सिर्फ वो प्रायोरिटी चैप्टर डाले हुए हैं, कौन से प्रायोरिटी चैप्टर होते हैं, ठीक है। उसको आप पूरा ओपन करना, सारी चीजें उसके अंदर है। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को, एनीवन एल्स? ओके हाँ, प्री बोर्ड 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहा कहाँ टाइम दे। वो एक मैंने कहा था कि प्री बोर्ड देखो बस दे दो जैसे देना हो, मतलब बहुत ज्यादा डीपली फोकस मत करो, जितना आपको आता है बेसिक उस बेसिस पे बस लिख के आ जाओ पेपर। थोड़े नंबर कम भी है तो चलेगा, ठीक है। इसलिए उस पे इतना ज्यादा एनालिसिस मत करो कि सर प्री बोर्ड में नंबर कम आ गए तो क्या होगा। अभी आपका अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन करो तो पहला प्रायोरिटी ये रखो कि कैसे भी करके मेंस के लिए टाइम निकालें, ठीक है। ठीक है हाँ हाँ, देखो ये जो टेस्ट आपके जो टेस्ट होते हैं वो अवंती में ऑफलाइन होते हैं, ठीक है। बाकी तो आपके जो जेई का एग्जाम होगा वो ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। हाँ ओके, और कोई डाउट किसी को, एनीवन एल्स? सर जेई का एग्जाम ऑनलाइन होगा? हाँ ऑनलाइन होता है। बेसिकली आपको एक सेंटर पे जाके, ऑनलाइन मतलब घर बैठ के नहीं दे सकते। ऑनलाइन का सेंस मतलब ये कि ऑफलाइन तो जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे लैपटॉप वगैरह पे होता है वो, और आपको कैसे पेपर पेन नहीं देते, कंप्यूटर बेस्ड होता है पेपर, ठीक है। मतलब वहाँ पे आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन रहेगी, वहाँ पे आपको ऑप्शन को टिक करना रहेगा, ठीक है। तो मतलब वो बेसिकली एक सोर्स जो होता है वो ऑनलाइन सोर्स होता है, लेकिन किसी एक सेंटर पे जाके आपको पेपर देना रहेगा। और सर अगर कैलकुलेशन वगैरह करनी होगी तो? वहां पे देंगे आपको सब, कॉपी रफ शीट्स पेन वगैरह सब कुछ देंगे। ओके सर। हाँ सामने स्क्रीन, जैसे अभी आप घर पे पेपर देते हो ना, सर वैसे कैलकुलेटर स्क्रीन देंगे? पे, जैसे स्क्रीन पे पेपर आएगा आपको ऑप्शन टिक करने रहेंगे, और इस तरह से होता है। हाँ बोलो। ओके सर। सर हाँ बोलो बोलो। कैलकुलेटर देते? नहीं कैलकुलेटर वगैरह नहीं। तो अभी भी घर पे भी तैयारी करो तो बिना कैलकुलेटर के करना है, ठीक है। ठीक है, आई होप मैंने ज्यादातर बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, ठीक है। तो बस मेन यही था कि एक मुझे बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग देनी थी। अभी भी कोई बच्चे ऐसे हों जो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं फिलअप कर रहे थे, तो उनके लिए मैंने सेशन रखा था ताकि मैं अपनी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। आप लोगों ने अटेंड किया है बहुत अच्छे से, वेरी गुड, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। बस अब यही है कि आने वाले टाइम को प्रिपरेशन प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन करो, ठीक है। जितना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से प्रिपरेशन करो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। और कहीं ना कहीं अगर ट्यूशंस और प्री बोर्ड्स और इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसको प्रायोरिटाइज करो, स्कूल की थोड़ी छुट्टियां वगैरह मार के चीजें थोड़ी सी अब अपनी पेंडिंग वेंडिंग कवर करने की कोशिश करो। 2 महीने हैं, 2 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। चलो ओके देन, और कोई डाउट तो नहीं किसी को, एनीवन एल्स?